हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में 96 साल की क्वीन ने अंतिम सांस ली, चार्ल्स किंग बनाए गए। तो दोस्तों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया है। तो दोस्तों वह पिछले कुछ वक्त से बीमार थी और दोस्तों 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रह रही थी। वही दोस्तों यही इन्होंने अंतिम सांस ली है और वह लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रह चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकार बन गए हैं और उनके पिता प्रिंस चार्ल्स 73 साल के अब किंग हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर को महारानी एलिजाबेथ की तबीयत नाजुक होने की खबर सामने आई थी और इसके बाद वे डॉक्टर्स की देखरेख में थी और दोस्तों बीमारी की वजह से महारानी बालमोरल महल में रह रही थी और वे सभी अधिकारियों के काम इसी पैलेस से कर रही थी। और दोस्तों ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 6 सितंबर को यहीं आकर उनसे मुलाकात की थी और शपथ ली थी। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा और दुख की घड़ी में मेरे संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि मैं 2015 से 2018 में यूके की यात्राओं के दौरान महारानी से मिला था और एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उनकी शादी में गिफ्ट किया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। मोदी बोले गुलामी का प्रतीक राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया, हम कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों वे शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि 19 महीने तक लगातार चल रहे काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है और आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। और आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है और हमेशा के लिए मिट गया है। और दोस्तों आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वही दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला 3.2 किलोमीटर का एरिया, इसकी कहानी 111 साल पुरानी है। तब बंगाल में विरोध बढ़ने पर किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी और दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने का जिम्मा मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर को मिला था। तो दोस्तों 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आप विधायक के घर 14 घंटे चली रेड, घर से 32 लाख कैश जब्त, जसवंत गजन माजरा और भाई का मोबाइल भी ले गई ईडी। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत गजन माजरा के ठिकानों पर ईडी की रेड 14 घंटे चली। तो दोस्तों जिस दौरान ईडी ने 32 लाख रुपए कैश रिकवर किया जिसे ईडी अपने साथ ले गई है। और दोस्तों इसके अलावा गजन माजरा और उनके भाई का मोबाइल भी ईडी ले गई है। वही दोस्तों ईडी ने उनके घर, स्कूल और फैक्ट्री से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि एमएलए जसवंत गजन माजरा ने कहा है कि वह किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। उनसे बरामद रुपया कारोबार की पेमेंट थी और अक्सर घर में कैश पड़ा रहता है। वह ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और 14 अफसरों ने उनके यहाँ रेड की है। वही दोस्तों ईडी के अफसरों ने विधायक गजन माजरा और भाई के बयान भी दर्ज किए हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि आपके विधायक जसवंत सिंह गजन माजरा तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने घोषणा की थी कि वह सिर्फ 1 रुपया वेतन लेंगे। तो दोस्तों गजन माजरा ने कहा था कि पंजाब वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए मैं बतौर विधायक 1 रुपया वेतन लूंगा। और दोस्तों चुनाव में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान को हराया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विराट की 90 मिनट की पारी से झूम उठा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ 12 चौके और 6
छक्के लगाए, किसी भी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर। तो दोस्तों राहत इंदौरी का मशहूर शेर है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। तो दोस्तों गुरुवार को जब विराट कोहली ने 1020 दिन के बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अपने कैरियर का 71वां शतक लगाया, तो दोस्तों तब उनके मन में कुछ ऐसे ही ख्याल आ रहे होंगे। तो दोस्तों फरीद मलिक की गेंद को विराट ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर अपना शतक पूरा किया। तो दोस्तों पूरा हिंदुस्तान एशिया कप से बाहर होने के गम को भुलाकर खुशी से झूम उठा। और दोस्तों 70वें शतक से 71वें शतक का इंतजार 72 मैचों का था। और दोस्तों उन्होंने इस दौरान 26 अर्धशतक भी जड़े। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने शतकों को सूखा खत्म किया और इस खराब दौर में विराट कोहली 9 बार अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोहली द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई यह पारी T20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी है और उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। और दोस्तों इससे पहले रोहित ने T20 इंटरनेशनल में 118 रन बनाए थे। और दोस्तों इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3500 से अधिक रन बनाने वाले विराट दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और दोस्तों पहले नंबर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है और उन्होंने 136 मुकाबलों में 3620 रन बनाए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कर्तव्य पथ के उद्घाटन में पहुंची कंगना रनौत, बोली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राह पर कई पीढ़ियां चलेगी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में तमाम नेता और स्टार भी शामिल हुए। वहीं दोस्तों कंगना रनौत भी कर्तव्य पथ के उद्घाटन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची। और दोस्तों कंगना ने रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा है कि वो गांधीवादी नहीं बल्कि नेतावादी है। और दोस्तों कंगना ने कहा है कि फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर के स्ट्रगल को पूरी तरह से नकार दिया गया है। और साथ ही कंगना ने कहा है कि भारत को आजादी केवल भूख हड़ताल और डांडी मार्च करने से नहीं मिली है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कंगना ने कर्तव्य पथ के उद्घाटन के बारे में बात करते हुए कहा है कि यह पथ कर्म का पथ है, यह कई पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है और वो इसी राह पर चलेगी। अगर आप राजपथ नाम रखते हैं तो यह लोगों के लिए एक उदाहरण के तौर पर नहीं रहेगा, लेकिन कर्तव्य पथ कर्म का मार्ग है जो लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लंपी से राजस्थान में 46,000 गायों की मौत, देश भर में 15 लाख से अधिक गाय संक्रमित, केंद्र ने कहा वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत। तो दोस्तों लंपी वायरस ने देश के 15 राज्यों के 175 जिलों में पैर पसार लिए हैं। तो दोस्तों आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 15 लाख से ज्यादा गाय संक्रमित हो चुकी है और दोस्तों 75,000 की मौत हो चुकी है। वही दोस्तों सबसे खराब हालत राजस्थान में है। वही दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहाँ अब तक 10.61 लाख गाय संक्रमित हो चुकी है, जबकि 46,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। हालांकि जमीनी हालत इससे कई भयानक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गोवंश के मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है और इससे गोपालन पर निर्भर परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। और दोस्तों दूसरी ओर दूध की भी किल्लत होने लगी है। वही दोस्तों इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है वहाँ वैक्सीनेशन तेज करे। और दोस्तों पशुपालन विभाग ने अगले 2 महीनों में 40 लाख गायों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि एक पहलू यह भी है कि सबसे अधिक संक्रमित जिलों जोधपुर और बाड़मेर में कई दिनों से वैक्सीनेशन बंद है। वही दोस्तों जोधपुर में अब तक 1,13,485 और बाड़मेर में 1,01,487 गाय संक्रमित हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नेताजी के कार्यक्रम में बुलाने के तरीके पर भड़की ममता, बंगाल की सीएम बोली मुझे अंडर सेक्रेटरी से इनवाइट करवाते हैं, क्या मैं इनकी नौकर हूँ। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को केंद्र सरकार पर गुस्सा हो गई है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में ममता को भी इनवाइट किया गया और दोस्तों ममता को संस्कृति विभाग के अंडर सेक्रेटरी के द्वारा चिट्ठी लिखकर इनवाइट किया गया, जिस पर दीदी भड़क गई। तो दोस्तों कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बुधवार को उन्हें अंडर सेक्रेटरी ने पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि पीएम शाम 7 बजे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, इसमें आपको शाम 6 बजे वहां आना होगा। और उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया जैसे कि मैं उनकी नौकर हूँ। दोस्तों एक अंडर सेक्रेटरी एक मुख्यमंत्री को कैसे पत्र लिख सकती है? संस्कृति मंत्री का पद इतना बड़ा क्यों हो जाता है? इसलिए मैंने आज दोपहर यही नेताजी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी नहीं मिलने देने का आरोप लगाया
आया है और ममता ने कहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे पर भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया और यह पहली बार है जब वह भारत आई है और बंगाल को छोड़ दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कलीड्स क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक लगाई, यही सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। तो दोस्तों गोवा के कलीड्स क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई है कि अब क्लब में किसी भी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही क्लब को गिराने का काम चल रहा था और क्लब को गिराने के लिए बुलडोजर भी पहुंच चुका था। वही दोस्तों यही वह क्लब है जिसमें भाजपा नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दी गई थी। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोवा प्रशासन के मुताबिक कलीड्स क्लब को नॉन डेवलपमेंट जोन में बनाया गया है और दोस्तों गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में इसे ढहाने का आदेश दिया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि क्लब के मालिक एडविन नोन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस आदेश को चुनौती दी थी और दोस्तों एनजीटी ने 6 सितंबर को इस फैसले को बरकरार रखा था। वही दोस्तों इसके बाद 8 सितंबर को जिला प्रशासन ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि गोवा के कलीड्स क्लब में 23 अगस्त की सुबह सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सागवान और उसके साथी सुखविंदर के साथ आखिरी बार नजर आई थी और दोस्तों इसी के बाद उनकी मौत हुई थी और क्लब की सीसीटीवी फुटेज में सुधीर सोनाली को जबरन कोई लिक्विड पिलाते हुए नजर आए थे। वही दोस्तों उनसे पूछताछ में सोनाली को ड्रग देने की बात कबूल कर ली गई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद गोवा पुलिस ने क्लब को सील कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बाबूलाल मरांडी का दावा, नाबालिग आदिवासी लड़की का हत्यारा बांग्लादेशी। पूर्व मुख्यमंत्री बोले पुलिस जानबूझकर छिपा रही है सच्चाई। तो दोस्तों दुमका में आदिवासी नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया है। वही दोस्तों अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि वह बांग्लादेशी है और पुलिस जानबूझकर उनकी पहचान छुपा रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि ट्वीट कर उन्होंने यह भी दावा किया है कि अभियुक्त अरमान अंसारी का पता पुलिस दुमका जिले के सिकारी पाड़ा ब्लॉक के जिस पिंडरगढ़िया गाँव को बता रही है वह वहाँ का रहने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पर मरांडी ने उस गाँव के ग्राम प्रधान को भी एक पत्र भी शेयर किया है जिसमें ग्राम प्रधान ने स्पष्ट कहा है कि अरमान अंसारी नामक कोई व्यक्ति उसके गांव में नहीं रहता। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मरांडी ने यह भी कहा है कि उस गांव में अरमान के ना तो माँ बाप का कोई ठौर ठिकाना है और ना किसी रिश्तेदार का आता पता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गंभीर मामला है और राज्य सरकार से इसकी जाँच की उम्मीद नहीं है, इसलिए इसे एनआईए अपने हाथ में ले और जाँच करे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।